वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में आज मार्केट पर बात करने के लिए एक मार्केट वेटरन डी आर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार बैकग्राउंड, काफ़ी शानदार है वैसे देवेंद्र जी। ये अंधेरी वाला ऑफिस ही है आपका? यहाँ अंधेरी वाला ऑफिस ही है। परफेक्ट। यहाँ पे पीछे अच्छा सा ग्रीनरी भी बना हुआ है। हाँ, अंधेरी वाला ऑफिस। जो वैसे बीरो एक चीज़ बताऊँ आपको, देवेंद्र जी का जो ऑफिस जहाँ पर है ना, वो एक समय पे जब हम मुंबई आए आए थे तो वो हमारा गो टू स्पॉट हुआ करता था। वहाँ पर सब कुछ था, बेस्ट मॉल्स, बेस्ट पब्स, बेस्ट रेस्टोरेंट्स, सब कुछ उसी रीजन में था। और सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी मिल जाते थे वहाँ पर। काफ़ी शानदार जगह है वैसे वो। देवेंद्र जी, मार्केट भी काफ़ी शानदार रहा है और काफ़ी ग्रीनरी रही है, बिल्कुल जैसा आपके बैकग्राउंड में है। कब तक चलेगा ये? या गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक ये तो प्रोग्राम लंबा चलेगा। आई थिंक मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर शायद थोड़े वैल्यूएशंस रीच हो गए और वहां पे मार्केट काफी हद तक एक्सपेंसिव भी है कोई कोई जगह पे। बट एट द सेम टाइम जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है या फॉल आता है स्टॉक प्राइस के अंदर, तभी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। ब्रॉडर मार्केट अकॉर्डिंग टू मी इज फेयरली वैल्यूड। Individual stocks within the market segment, they keep on changing, they keep on rotating from one to another, and वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आई थिंक एक अच्छा दायरा हम देख रहे हैं पॉसिबल मेटल और केमिकल कमोडिटीज के अंदर। दोनों का एक रीजन फंडामेंटल ये है कि एक तरफ आपके दाम, एनर्जी के दाम कम होना, क्रूड ऑयल के दाम कम होना और क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव के दाम कम होना। तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज गुड फॉर द केमिकल सेक्टर एज अ होल। एनर्जी के काम दाम होने के कारण आई थिंक द इनपुट कॉस्ट ऑफ ऑल द मेटल कमोडिटी कंपनीज दे रिमेन अंडर कंट्रोल। दूसरी तरफ इकोनॉमी के अंदर जो हिसाब से 11 सवा लाख करोड़ का जो कैपेक्स प्रोग्राम जो चल रहा है, जो हर सालाना लगभग 10% बढ़ रहा है गवर्नमेंट के बजट के माध्यम से, हम समझते हैं कि कमोडिटी की जो डिमांड है और डिमांड यहाँ से काफी हद तक आगे बढ़ सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक सम ऑफ द कमोडिटी स्टॉक्स आर लाइकली टू कैच अप एंड कैच अप बिग टाइम। मे बी जो ग्लोबली जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन होने की संभावना है, उसके अंदर हम एक नजरिया देखें तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली कमोडिटी के दाम अगले 3-6 महीने के अंदर फर्म अप हो जाएंगे। तो गिवन दैट सिचुएशन मैं ऐसा समझता हूँ कि देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू कमोडिटी स्पेस, मेटल एंड केमिकल बोथ इंक्लूडेड इन दिस सिचुएशन। सीमेंट बीइंग लिटिल बिट डोमेस्टिक, बट यहाँ पे भी डिमांड सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और एट द सेम टाइम बेटर प्राइसिंग रियलाइजेशन हो रहा है। So certainly we remain relatively more confident about the possibilities on commodity side as of now. तो आपने शुरू में ही अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी देवेंद्र जी। आज कमोडिटीज़ पे बहुत बुलिश हैं आप इस वक्त, और कमोडिटीज़ के बाद आते हैं हमें एक दो और बास्केट पे जो कि सडनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं और मूव भी जनरेट कर रही हैं, एंड थैंक्स टू आई थिंक रिट्रेसमेंट इन क्रूड ओएमसीज को देखिए फिर एक तेज़ी पकड़ती हुई। आप इंडिगो को देखिए एट ऑल टाइम हाई, पिडिलाइट एंड एशियन पेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आउट दैट। जिस दौर से क्रूड बाहर निकल के आया, जब चरम पे था आई थिंक इजराइल और ईरान वॉर, इवन आफ्टर यूएस अटैक, आई मीन उसके बाद भी क्रूड का 80-78 की ट्रेजेक्ट्री को पार ना करना, ये कहीं ना कहीं एक मीडियम टर्म में क्रूड की ट्रेजेक्ट्री 65, 68, 70 रहेगी, इस बात को डिफाइन करता है। क्या आप इसका भी एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो कंपनियां जो क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं या फिर क्रूड को अल्टीमेटली? सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऐसा है वीरेंद्र कि जो क्रूड के जो दाम है वो शायद कम रहेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर अगले 5 साल 10 साल के अंदर। दो तीन चीज के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा। एक तरफ जो रिन्यूएबल सेगमेंट ऑफ एनर्जी है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे माध्यम से आई थिंक ज्यादातर पॉसिबिलिटी दाम कम होने की है। सोलर के माध्यम से दाम कम होने की है, बायोगैस के माध्यम से दाम कम होने की संभावना है और विंड के माध्यम से दाम कम होने की संभावना है। तो हम ऐसा समझते हैं कि करीबन 25% ऑफ द टोटल एनर्जी बास्केट would be constituting of renewable segment in next 4-5 years from now। अगर ये पॉसिबिलिटी को हम ध्यान में देते हैं तो सालाना दाम जो क्रूड के हैं वो नॉट ओनली विल रिमेन स्टेडी बट एट द सेम टाइम बी अंडर प्रेशर, स्लाइटली अंडर कंट्रोल आल्सो एट द सेम टाइम। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एग्जांपल लेके चले
महाराष्ट्र गवर्नमेंट has given a target कि अगले 5 साल के अंदर they will be bringing down the cost of electricity by 26%. यानी हर साल I think 70% of cost of electricity will come down. Maybe year one it will be about 10%. मेरा ऐसा मानना है कि given that situation, crude oil prices will remain under control. Because crude oil prices are under control, the derivative of crude oil prices, I think, would certainly remain under control. And at the same time, the usage is increasing. तो जो डेल्टा फैक्टर है वो डेल्टा फैक्टर would go in favor of the companies which are using the crude oil and crude oil derivatives and producing the finished product. So that is a simple theory which we work with and we believe कि डायरेक्शनल कॉल है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको समय सर मिलती जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। ओके। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। क्योंकि ऑयल एंड गैस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सर अगर मैं निफ्टी एनर्जी एज ए स्पेस बात करूँ और ऑयल एंड गैस आप एक्सक्लूड कर दें, तो ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? कोई एनर्जी स्पेस में कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए जहाँ पे बेट लग सकती है, क्या रुझान यहाँ पे रहेगा आपका? So I'm not completely sure कि रिफाइनिंग बिजनेस की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा पॉजिटिव बने। मानता हूँ कि डिमांड कंटिन्यूड रहेगी, मानता हूँ कि डेल्टा फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, बट गिवन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो टाइम टू टाइम आई थिंक दे कीप ऑन आई थिंक टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम दिस सेक्टर, मैं शायद थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग द पॉलिसी रिजिम। मैंने जैसे बताया वो हिसाब से ज्यादातर फोकस रहेगा जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर, जो कंपनियां एंसिलरीज है टू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, जो कंपनियां फाइनेंस प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल सेगमेंट को उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। एंड एट द सेम टाइम जो कमोडिटी जो बनाते हैं इनके लिए क्रूड ऑयल का दाम सस्ता होना बहुत जरूरी है जिसकी हमने चर्चा की, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो वी आर गोइंग टू बी little bit choosy and selective about our approach in buying this particular opportunity. देवेंद्र जी, इंडसइंड बैंक में आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक तरफ सबसे चीपेस्ट प्राइवेट बैंक लोअर लेवल से करीब 250 रुपये की रैली आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। आज उनको नाम देने हैं आरबीआई को, क्या व्यू होगा यहाँ पर आपका? अनुज, आई थिंक वेरी कैंडिडली इफ आई हैव टू असेस दिस सिचुएशन, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बैलेंस शीट के अंदर डेंट आया है वो रिपेयर करने के लिए काफी लंबा टाइम जाएगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि एनी न्यू पर्सन कमिंग एंड टेकिंग अप द ओनरशिप will have a significantly large amount of pain to undergo as far as clean up and then reviving the operations are concerned. बिजनेस मॉडल चेंज करना इतना सिंपल नहीं रहेगा। उनका ज्यादातर फोकस जो सेगमेंट के अंदर है उससे उनको सेगमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, उसके अंदर फोकस लाने के लिए शायद उनको समय ज्यादा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। गिवन दैट काइंड ऑफ एन असेसमेंट एंड गिवन द फैक्ट दैट आई थिंक मार्केट के अंदर जो दाम है उसके अंदर वैल्यूएशन के अंदर सब डिस्काउंट हो चुका है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादातर डाउनसाइड नहीं है। But for a larger upside to come, we will require a very good clarity about the business model of the company. जो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने के अंदर नई मैनेजमेंट आती है, उसके साथ में इमर्ज हो सकती है। तो वो समय तक मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शायद कोई करेक्टिव डाउन फेज आता है मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर बाय करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी ऑन अ कॉन्ट्रा बाय बेसिस। अच्छा देवेंद्र जी, एक दो बास्केट और जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और शायद एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। मैं फार्मा और हेल्थ केयर की बात करूं तो फार्मा में इस वक्त आज तो खैर लॉरस एक स्ट्रॉन्ग मूव रहा है, लेकिन हेल्थ केयर, हॉस्पिटल स्टॉक्स, इनमें ज़्यादा पैसा बना है और मूव सस्टेन कर रहे हैं हायर लेवल्स पे भी। लुक एट फोर्टिस एट ऑल टाइम हाई, पोल एट ऑल टाइम हाई। आपका झुकाव किस तरफ है इस वक्त? Building the hospital infrastructure and creating, I think, a significantly large amount of facilities. Definitely, I think it demands good amount of time, energy, efforts, and money. So, जो global investor है, उनका ध्यान ये तरफ स्वाभाविक है कि they are putting in more money, creating the infrastructure faster. In turn, take the advantage of cash flow that is getting generated into the hospital business and taking it to the next level. So, उनका जो एक investment का approach है उसके अंदर, I think they have been following this particular thesis. काफी हद तक हॉस्पिटल सेक्टर मेरे ख्याल से प्राइस्ड है ये सब चीज की पॉसिबिलिटीज के अंदर। कैपेक्स पोर्ट के अंदर ये प्रोग्राम उनका चालू रहेगा। विद इन दी फार्मा बेल्ट आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि एपीआई एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये दो क्षेत्र के ऊपर ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ध्यान देना चाहिए। मे बी वहाँ पे आई थिंक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट लॉन्च और आई थिंक द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे गेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग,
मैं ऐसा समझता हूँ कि दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। Those companies which are in specialty generics and complex generics, as we call them as, I think they would be relatively better off in every given situation क्योंकि उनके मार्जिन काफी हद तक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में से बेटर आ रहे हैं। So some of the companies like Sun, Cipla, or Dr. Reddy kind of companies, they remain formidable kind of or compelling opportunities, as I would call it, as I think in a given situation, क्योंकि उनके पास कॉम्प्लेक्स या स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बन रही है एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके। देवेंद्र जी, हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स बताए जहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है, बेट लगाई जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जो अभी रेड फ्लैग है और निवेशकों को दूरी बना लेनी चाहिए? आई थिंक सेक्टर की जगह पे आई थिंक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर ज्यादा देना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि वैल्यूएशंस इंडिविजुअल कंपनी के अंदर पीक आउट होते दिख रहे हैं। अगर आप बहुत रीच वैल्यूएशन के अंदर वो कंपनी के अंदर बाय करते हो तो लंबा वेटिंग आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। भले बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट फिर भी वैल्यूएशन को ध्यान देना पड़ेगा। सो कंपनी टू कंपनी अप्रोच विल बी फार बेटर। Maybe in some of the companies you are going to see the event based upsides into the stocks, तो वो भी इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हमने पहले भी बात की, उसके अंदर हमें शायद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ज्यादा विश्वास है। जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है जिसके अंदर इंजीनियरिंग एंड R&D का भी समावेश है, आईटी कंपनीज का, उसके ऊपर भी मुझे ज्यादा विश्वास है। और सम ऑफ दी पावर रिलेटेड कंपनीज इन द इकोसिस्टम, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर ट्रांसमिशंस, उनके साथ में जो कैपिटल गुड सेगमेंट के अंदर कंपनियां जुड़ी है, उनके लिए भी थोड़ा हमें ज्यादा प्रेफरेंस है पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करने का। देवेंद्र जी, ये इंटरग्लोब एविएशन पर आपका क्या व्यू होगा? अब 6000 के करीब प्राइस, अब क्लियरली अगले इंडेक्स रिवीजन में मोस्ट लाइकली ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा। मैच्योर है प्राइस और वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर निफ्टी का हिस्सा बनता है तो डेफिनेटली आई थिंक द वैल्यूएशन विल गेट प्रोबेबली एडजस्टेड फर्दर, ऐसा मेरा मानना है। मे बी आई थिंक द करंट थियरी व्हिच वर्क्स इन फेवर ऑफ इंडिगो largely is the aviation fuel prices. Because of the lower crude oil prices, I think the aviation fuel prices are remaining lower, and at the same time high passenger load factor के हिसाब से ये कंपनी अपने हाई सीट फैक्टर्स आई थिंक जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से कंपनी आगे बढ़ती है, तो शायद उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के अंदर अच्छे डेल्टा मिलने चाहिए। एक तरफ लो रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी फ्यूल कॉस्ट, एंड ऑन द अदर साइड आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ये दोनों का एडवांटेज एक अच्छा समन्वय है। मे बी आई थिंक इससे पॉसिबिलिटी दैट आई थिंक ये कंपनी कंपाउंडेड बेसिस के ऊपर करीबन 15% के आसपास ग्रो हो सकती है, बट वील हैव टू वेट एंड सी। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि करेक्टिव वैल्यूएशन विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट द डाउन साइड ऑफ द प्राइस। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।